वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, RO एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी है वनों की कटाई और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वनों की कटाई से रिलेटेड था चिपको मूवमेंट। 32nd क्वेश्चन है, 1730 में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बिश्नोई आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है पेड़ों की कटाई, ऑप्शन बी है स्त्री असमानता, ऑप्शन सी पशु हत्या या फिर ऑप्शन डी है प्रदूषण में वृद्धि के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी पेड़ों की कटाई से रिलेटेड था बिश्नोई आंदोलन जो कि 1730 में शुरू हुआ था। 83rd क्वेश्चन है, नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी है जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी है जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से या फिर ऑप्शन डी है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से पता लगाया जा सकता है कि नदी के जल का प्रदूषण स्तर क्या है। इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, इसके ज़रिए से मापते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 384 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए है कोयले का जलना, ऑप्शन बी है खाना बनाने वाली गैस का जलना, ऑप्शन सी है रूम स्प्रे और ऑप्शन डी है मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयले के जलने से सबसे ज़्यादा घरेलू रासायनिक प्रदूषण होता है। 385th क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से कोई एक है जो करेक्टली मैच्ड है। पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन बी है ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन डिप्लीशन जो कि स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन सी फ्लोराइड प्रदूषण जो कि भोपाल गैस त्रासदी दी गई है और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड दांतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इनमें से कौन सा एक है जो करेक्टली मैच्ड है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि ओजोन डिप्लीशन होती है तो स्किन कैंसर हो सकता है, बट भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड थी मिथाइल आइसोसाइनेट। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो फ्लोराइड पोल्यूशन है वो दांतों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 386 क्वेश्चन है जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? ऑप्शन ए मौसम वाताग्र का, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय प्रदूषण का, ऑप्शन सी अवधिक जल गति का या फिर ऑप्शन डी है भूविक्षेपी पवनों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये लैंडस्लाइड विंड्स का एक विशेष रूप होता है जिसे जेट फ्लो बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए है कोयले का जलना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था और इसका मैं उत्तर बता करके आगे बढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट है, कोयले का जलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रेडियोधर्मी प्रदूषण के कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित संसाधन है? पहला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सेकंड है ब्रह्मांडीय विकिरण, तीसरा है परमाणु बम परीक्षण। और इनमें से कौन से हैं जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, जो कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। इसमें देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु बम का परीक्षण ये मानव निर्मित संसाधन होते हैं जिनसे रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, जबकि ब्रह्मांडीय विकिरण एक प्रकार का प्राकृतिक है। ठीक है, तो ये नेचुरल में आएगा, आर्टिफिशियल में फर्स्ट और थर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए PAN है, ठीक है, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है ओजोन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। इसके अलावा PAN, स्मॉग, ओजोन ये सारे के सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन ए है अमोनिया एंड ओजोन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो ये गैस समूह हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं, इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के द्वारा। अगला प्रश्न है नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए पारा के प्रदूषण से, ऑप्शन बी है सीसा के प्रदूषण से, ऑप्शन सी आर्सेनिक प्रदूषण के द्वारा, ऑप्शन डी फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा। ठीक है, 392 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है कम घनत्व वाली पॉलीथीन से प्लास्टिक थैलियाँ बनती हैं जो वास्तव में कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है अम्लीय वर्षा और प्रदूषकों का शुष्क संग्रह जो धरती के तल पर किया गया हो मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। जब भी आपको प्रश्न हिंदी में ना समझ में आए एक बार इंग्लिश में ज़रूर रीड कर लें, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप हल कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट है लो डेंसिटी पॉलीथीन मेक्स प्लास्टिक bags that never really get destroyed. Second है acidic rain and dry collection of pollutants that have been carried out on the earth's surface contribute to soil pollution. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 393 क्वेश्चन है नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या फिर समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है वह क्षेत्र जहाँ कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास तथा विचरण करता है उसे गृह परास के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है और सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट आपको इसमें सही दिए गए हैं। 394 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला है प्रवाल एक प्रकार के कशेरुकी जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाले खोल में रहते हैं। ऑप्शन बी प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो तापमान है वो प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए अनुकूल होता है। ऑप्शन डी है प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए लगभग 32 से 40% की जो लवणता है वो आवश्यक होती है। गलत विकल्प का अगर चयन करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाल एक प्रकार के कशेरुकी जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाले खोल में रहते हैं, ये वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको गलत दिया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर इनवर्टिब्रेट दिया गया होता तो आप सही कर सकते थे, अदरवाइज ये क्या था, गलत था स्टेटमेंट।
395 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात बीओडी के संबंध में कौन सा एक कथन है जो गलत है। पहले चारों कथन देखिए। पहला है, ये प्रति लीटर जल में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी है, बीओडी के माध्यम से जल के प्रदूषण की जो मात्रा है इसको मापा जाता है। ऑप्शन सी है, बीओडी का उपयोग अधिकतर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में किया जाता है। ऑप्शन डी है, बीओडी के उच्च स्तर का मतलब है कि जल में बड़ी मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब कोई एक स्टेटमेंट आपको गलत चूज कर लेना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये गलत दिया गया कि बीओडी का अगर उच्च स्तर है, इसका मतलब ये है कि जो जल में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ इनको अपघटित करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 396 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, यह अवधारणा 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश की गई थी। अगला ऑप्शन है, इसे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून 2001 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इसने पारितंत्रीय सेवाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: व्यवस्था सेवाएं, समर्थन सेवाएं और नियंत्रक सेवाएं। ऑप्शन डी, स्वच्छ जल और जैव रसायन व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट एक आपको इनकरेक्ट दिया गया है। तो चलिए, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो 3 श्रेणियां बताई गई हैं ये गलत है, कुल 4 श्रेणियां हैं। चौथी श्रेणी में सांस्कृतिक जो व्यवस्था है या सांस्कृतिक सेवाएं हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा सारे ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं। अब देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून को कौन सी इस बार थीम रही ये आपको याद रखना है। जैसे कि इस बार की थीम थी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ये 5 जून जो 2024 है ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है। ऐसे बहुत से डेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। इसमें मरुस्थलीकरण से या महासागरों से या फिर पर्यावरण दिवस से रिलेटेड कोई भी डे है तो याद रखेंगे। जैसे कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है, तो इसकी क्या थीम रही ये आप याद कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिए और उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 397 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों की उनकी उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मैंग्रोव है, घास स्थल है, झील और महासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता ही है और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र होगा वो मैंग्रोव का होगा, उसके बाद घास स्थल, तीसरा झील और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? महासागर। 1 2 3 4 इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी का है। 398 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चलिए पहले सारे विकल्प देखिए। ऑप्शन ए, समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी है, पादप प्लवक को महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की अंतिम कड़ी मानी जाती है, जिसे फाइटोप्लैंक्टन आप बोलते हो। ठीक है। सी है, फाइटोप्लैंक्टन अपना जो भोजन है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इन फाइटोप्लैंक्टन को जीव प्लवक द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा खाए जाते हैं? जू प्लैंक्टन के द्वारा। ऑप्शन डी है, जो फाइटोप्लैंक्टन है कार्बन ग्रहण करके समुद्री खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। इंग्लिश में भी दिए गए, जो लोग हिंदी में कंफ्यूज हैं वो इंग्लिश में पढ़ करके अपना उत्तर चयन करेंगे। तो इसमें जो गलत दिया गया विकल्प वो हो जाएगा ऑप्शन बी की फाइटोप्लैंक्टन कंसीडर किए जाते हैं लास्ट लिंक ऑफ ओशनिक इकोसिस्टम के, जबकि ये फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ये फर्स्ट लिंक ऑफ ओशनिक इकोसिस्टम कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिंक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ना कि लास्ट लिंक होते हैं ओशनिक इकोसिस्टम के, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो आदर्श खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है। पहला है घास, घास को खरगोश खाता है, फिर लोमड़ी और सेब। इसी तरह जो अगला है श्रृंखला वो घास है, घास को लोमड़ी खाती, खरगोश को सेब, ऐसे दिया गया है। और आपको ये चारों दिए गए हैं, आप देख करके आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, आंसर आपके सामने है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाएगी और लोमड़ी को सेब। तो ये एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, जिसे आइडियल फूड चेन बोलते हैं। आज के सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड को किस में व्यक्त किया जाता है, पूछा गया है।
ऑप्शन ए किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया में, ऑप्शन बी है कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, ऑप्शन सी है किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, या फिर ऑप्शन डी कैलोरी पर यूनिट एरिया में। अब बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरी में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इसको एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी पिरामिड जो होता है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इन्वायरमेंट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ROA एग्जाम यूपी पीसी से अदर स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए है और आपके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाएगी। फुल पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई कीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपका कोर्स आप परचेज कर पाएंगे। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।